अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है और आज हम बात करेंगे सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ऐसी कौन सी टसल है जिसकी वजह से ये दोनों हमेशा आमने सामने हमें खड़े नज़र आते हैं। इसकी रीज़न्स के ऊपर जाएंगे कि किन वजूहात की बुनियाद पर आज तक इनके दरमियान ताल्लुकात नॉर्मलाइज नहीं हो सके और कौन सी वो वजूहात हैं और कौन से वो अवामिल हैं जो कि इनके ताल्लुकात को अगर ये नॉर्मल करना भी चाहें तो वो नहीं कर सकते। नाज़रीन, सऊदी अरब इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों के ऐसे कह लें कि लीडर के तौर पर जाना जाता है या समझा जाता है। वो उसकी रीज़न ये नहीं कि वहाँ पर उनका कोई इस तरह लीडरशिप का कोई रोल वो बड़ा अच्छे किस्म से अदा कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पर मुसलमानों के जो मज़हब के जो ताल्लुकात हैं, जो मजहबी लगाव है वो वहाँ पर मौजूद है और उसकी रीज़न है कि वहाँ पर मक्का है और वहाँ पर इस्लाम की तरवीज और इस्लाम का खरूज जो है वो उस इलाके से हुआ था। यही वजह है कि दुनिया भर में जहाँ भी कोई मुसलमान होता है तो एक तरह का लगाव उसके दिल में किसी न किसी सूरत में सऊदी अरब को लेकर मौजूद रहता है। अब दूसरी जानिब ईरान की बात करें तो 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान में भी एक ऐसी तब्दीली आई जिसमें एक अल्टरनेट के तौर पर, इस्लाम के अल्टरनेट के तौर पे कह लें या मुसलमानों में एक डिवीज़न को देखते हुए वहाँ पर एक चैलेंज करने वाला एक मुल्क सामने आया जिसका नाम था ईरान। और सऊदी अरब को तब से लेकर ईरान से एक तरह का थ्रेट और ख़तरा महसूस होता है। अब सऊदी अरब और ईरान में खित्ते में एक पावर की टसल भी उसी वक्त से चली आ रही है। अगर आप नक्शे को देखें ईरान के और सऊदी अरब को तो ये खित्ते में एशिया में कह लें और गल्फ़ में जो पर्शियन गल्फ़ है उसके जो किनारे हैं उसको ऑक्युपाई करते ये दोनों मुल्क नज़र आते हैं। और उसके साथ इराक़ को देखा जाए तो एक ज़मीनी रास्ता इराक़ के थ्रू वो जो है सऊदी अरब के साथ ईरान का वो मिलता है और उसके थ्रू ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इनके बीच में जो दोनों मुल्कों का ज़्यादातर जो इलाका है, जो बॉर्डर है, उसके साथ समंदर मिलता है और पर्शियन गल्फ़ में ये एक दूसरे के आमने सामने खड़े नज़र आते हैं। अब इसमें जब टसल उस वक्त शुरू होती है कि ईरान भी रिसोर्सेज के लिहाज से, ऑयल की प्रोडक्शन के लिहाज से एक बड़ा मुल्क है और सऊदी अरब भी उसी लाइन में खड़ा है और एक तरह से लीड कर रहा है। अब होता यह है कि जब 1979 में रेवोल्यूशन आती है ईरान में तो उस वक्त ईरान की जानिब से और उसके बाद कुछ अरसे के बाद अगर देखा जाए तो अरब में भी, अरब वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज़ थे उसमें आपको मुख्तलिफ़ इलाकों में मुनारकी के ख़िलाफ़ और दूसरी जो वहाँ पर बादशाहत है उसके ख़िलाफ़ आपको लोग खड़े होते नज़र आते हैं और एक क्यास की सी सूरत हाल पैदा होती है। अब होता यह है कि ईरान जो कि शिया मेजॉरिटी है और सऊदी अरब की बात की जाए तो यहाँ पर सुन्नी मेजॉरिटी है। अब खित्ते और रीजन की बात करें तो ईरान में 80% से ज़्यादा शिया मुस्लिम हैं। इराक़ की बात करें तो इराक़ जो कि इराक़ वाहिद एक मुल्क है इन दोनों के बीच में जो कि ज़मीनी तौर पर इनको कनेक्ट करता है। तो इराक़ की बात करें तो इराक़ में 60 से 80% तक वहाँ पर शिया मुस्लिम है। अब उधर से इस साइड पे आ जाएं तो यहाँ पर आपको परसेंटेज शिया मुस्लिम की कम होती नज़र आएगी और सऊदी अरब और साथ में दीगर जो मुल्क हैं वहाँ पर आपको ये सुन्नी मुस्लिम जो है उनकी अक्सरियत आपको इसमें नज़र आएगी। तो आप ऐसे कह लें कि जो दो सेक्ट हैं और इसके अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाएं इस्लामिक लिहाज से तो वहाँ पर आपको अब्बासी और उम्वी का जो एक इम्तिजाज है वो आपको नज़र आता है। यही वजह है कि रिलीजियस साइड से देखा जाए तो वो भी एक टसल है और उसके बाद खित्ते में अपनी डोमिनेंस की बात करें तो उस लिहाज से भी एक दूसरे को मात देने की कोशिश में आपको नज़र आते हैं। अब होता यह है कि सऊदी अरब की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि अरब वर्ल्ड के कंट्रीज़ में बैक करता है ईरान मुख्तलिफ तंजीमों को, मुख्तलिफ मूवमेंट्स को जो कि खित्ते की स्टेबिलिटी के लिए ख़तरनाक है। जबकि ईरान की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि सऊदी अरब बिला वजह अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए वहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर ईरान की मुखालफत करता नज़र आता है और इस तमाम तर मामले में उसको बैक करने के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज़ हैं वो वहाँ पर आपको मौजूद नज़र आते हैं। अब अगर देखें सूरत हाल ये है कि जब से अरब वर्ल्ड में एहतजाज
और मुख्तलिफ तहरीकें जन्म लेती हैं। यमन की बात करें तो यमन में हौसियों की पुश्तपनाही का इल्ज़ाम आयद किया जाता है सऊदी अरब की जानिब से, और कहा जाता है कि वहाँ पर असलहा और वैसे टेक्निकल सपोर्ट जो है वो फ्राहम की जाती है ईरान की जानिब से। और वही हौसी बागी बाद में सऊदी अरब की ज़मीन के ऊपर हमले करते हैं, और वो जो रॉकेट इस्तेमाल करते हैं और जो असलहा इस्तेमाल करते हैं वो इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि वो ईरान की जानिब से उनको फ्राहम किया जाता है। जबकि इसमें मज़ीद आगे चलें तो आपको ईरान की जानिब से भी इसमें तहफ़्फ़ुज़ात नज़र आते हैं, और ईरान अपने ख़ित्ते में और मुस्लिम वर्ल्ड के जो दीगर ममालिक जहाँ पर शिया मुस्लिम की अक्सरियत है वहाँ पर आपको इसमें अपनी हेजमनी कायम करने के लिए कोशिशें करता नज़र आता है। अब अगर ओवरऑल सूरत हाल देखा जाए, जो मुख्तलिफ पिछली दहाइयाँ हैं उसमें आपको 2 से 3 दहाइयों में ईरान का जो इन्फ्लुएंस है मुख्तलिफ इलाकों में, लबनान की बात करें वहाँ पर भी अक्सरियत में हिज़्बुल्लाह मौजूद है जो कि शिया जो सेक्ट है उससे बिलोंग करती है, तो उसकी, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो उनकी जो गवर्नमेंट है असद हरीरी की बात करें तो वो आपको पावर में नज़र आते हैं, और वो सुन्नी सेक्ट जो है उससे बिलोंग करते हैं, तो उधर भी आपको ये टसल एक बड़े लेवल पर आपको नज़र आती है। अब होता ये है कि ईरान की जो स्ट्रेंथ गिनी जाती है, आल्दो कि उसके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगी हैं आलमी लेवल के ऊपर, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ जो गिनी जाती है और जो वो खुद भी समझता है वो ये है कि वो मुख्तलिफ इलाकों में उसने अपनी प्रॉक्सी वार्स जो हैं उनको वो लीड कर रहा है। और जो उनके एनालिस्ट हैं ईरान के और ईरान के जो सोच रखने वाले लोग हैं वो भी यही समझते हैं कि अगर आपने अपनी ज़मीन पर जंग नहीं लड़नी तो आप किसी दूसरी ज़मीन पर उसी जंग को लेकर जाओगे तो आप खुद को महफूज रखोगे और अपनी जंग भी अच्छे अंदाज में लड़ सकोगे। ये वही फार्मूला है जो कि आजकल का सुपर पावर अमेरिका यूज़ करता है कि अपने इलाकों को सेव रखो, अपने नेबर्स जो हैं उनको सेव रखो, और वो थ्रेट जो कि मुस्तकबिल में आपके सामने आ सकते हैं उनको इस तरह इंगेज कर दो कि ताकि वो आपके सामने किसी आने वाले वक्त में खड़े ना हो सके। अब इसमें एक नया प्लेयर आ जाता है जिसको इस्तेमाल करके सऊदी अरब ईरान को अंडरमाइन करने की पहले से भी कोशिश करता आ रहा है, और हाल ही में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट यूएन के खिताब में जो शाह सुलेमान हैं उनकी जानिब से कहा गया कि एक नया फ्रंट बनाना चाहिए जो कि ईरान को टैकल करे और हमारे मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दे। इस हवाले से उनकी जानिब से वेस्टर्न वर्ल्ड से इसके लिए अपील की गई है कि इस तरह का एक ब्लॉक बनाया जाए, इस तरह की एक मतलब कि तंजीम बनाई जाए जो कि इन तमाम चीज़ों को देखे कि ईरान को किस तरह साइड पे करना है, किस तरह उसको आइसोलेट करना है। अब इसमें यह देखना होगा कि यूएसए और उसके साथ इजराइल, ये दोनों आपस में इनके बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और ये हैं दोनों दुश्मन ईरान के। अब सऊदी अरब दुश्मन है ईरान का, तो दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त होता है। यही वजह है, इसी फार्मूले के तहत सऊदी अरब आगे जाके वो यूज़ करेगा और अभी भी कर रहा है यूएसए को और इजराइल को, और यूएसए भी इजराइल की वजह से समहाउ चाहता है कि ईरान जो है वो आइसोलेट हो जाए। अब इसमें एक नए और मेन पॉइंट पे आते हैं, नए एंगल की बात करते हैं, और वो ये है कि क्या सऊदी अरब जो अभी दबाव बढ़ा रहा है और जो डिमांड कर रहा है यूएसए से कि वो सैंक्शन लगाए ईरान के ऊपर, क्या वो किसी खास मकसद के तहत कर रहा है? क्या उसके पीछे कोई कीमत वो वसूल करना चाहता है इससे पहले कि वो इजराइल को तस्लीम करने की जानिब जाए? जी हाँ, ये एक बहुत मेन और अहम पॉइंट है जिसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हाल ही में बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखने में आ रही है कि यूएई के बाद इजराइल के बारे में जो मौक़िफ़ था सऊदी अरब का, उसमें आपको थोड़ा सा वो अपने मौक़िफ़ में, स्टांस में सॉफ्ट होता नज़र आ रहा है। और एमबीएस के बयान के इजराइल के लोगों का हक है कि वो अपने इलाके में रहें, उनकी अपनी ज़मीन हो। ये भी इस बात की जानिब इंडिकेट करता है कि शायद आने वाले वक्त में सऊदी अरब भी यूएई की तरह इजराइल को तस्लीम कर ले। अब जो आज के तनाजुर में देखा जाए तो आज जो सऊदी अरब डिमांड कर रहा है यूएसए से कि वो सैंक्शन लगाए ईरान के ऊपर, तो क्या वो इसी सिलसिले की कड़ी है? इसके ऊपर बात करते हैं। नाजरीन, यूएसए ने हाल ही में ईरान के साथ जो मुआहदा किया था 2015 में बराक ओबामा की हुकूमत के दौर में, उसमें यह था कि
जो सैंक्शन लगाई गई थी ईरान के ऊपर ऑयल की एक्सपोर्ट के हवाले से या दीगर चीज़ों के और मामलात के हवाले से, असलहे के हवाले से, तो उनके ऊपर नरमी करनी थी और जो एटमी तनसीबात थी ईरान की उसमें उन्होंने रेगुलेशंस करनी थी और उन उसूलों के तहत उनको चलाना था जो कि यूएसए और दीगर जो नेशनल सिक्योरिटी है यूएन की उसके जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके हिसाब से चलना था, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, यूके, यूएसए, रशिया और चाइना आते हैं। अब उसी हिसाब से जब रिसेंटली यूएसए ने इसके बारे में यूनिलैटरली उसने फैसला किया कि वो जो मुआहदा किया गया था उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए उसने कहा जी मैं उन जो पाबंदियों को जो लागू की गई थी उनको मैं मज़ीद सख्त करना चाहता हूं और उसकी जानिब से डेविएट किया गया इस एग्रीमेंट से और उसके बाद उसकी जानिब से इम्पोज किया गया कि अब मज़ीद पाबंदियां लगाएंगे और उसके बाद से पाबंदियों का सिलसिला जारी है। और उसके पीछे अगर आप गौर करें तो आपको नज़र आएगा कि दिन ब दिन जो डिमांड्स हैं सऊदी अरब की जानिब से वो बढ़ती जा रही हैं और ये डिमांड्स आगे आने वाले वक्त में आपको मज़ीद बढ़ती नजर आएंगी। तो इस तनाजुर में देखा जाए कि हाल ही में यूएई ने तस्लीम किया है इजराइल को, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए, इजराइल को खुश करने के लिए इस राह पे चल पड़े हैं कि वो सऊदी अरब को मजबूर करें या सऊदी अरब की बातों को तस्लीम करें कि वो उनको इस हवाले से फेवर दे कि वो इजराइल को तस्लीम करे और उसके नतीजे में वो ईरान पर पाबंदियां लगाएं, ईरान की जो रीजनल डोमिनेंस है उसको कम करें। यही वजह है कि इस तमाम तर मामले में जब सऊदी अरब कमज़ोर पड़ता नज़र आया तो उसकी जानिब से यूएस का रुख किया गया और यूएस ने इस हवाले से पाबंदियां लगाई ईरान के ऊपर। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इसमें मज़ीद डेवलपमेंट्स नज़र आएंगी जिसमें ईरान की डोमिनेंस कम होती नज़र आएगी और बज़ाहिर सऊदी अरब इसमें आगे बढ़ता हमें नज़र आएगा। तो आने वाले वक्त में हमें यह देखना है कि क्या सऊदी अरब अपनी कोई कीमत लगा रहा है ताकि वो इजराइल को तस्लीम करे या फिर ये सिर्फ एक राइवल जो है वो एक दूसरे के खिलाफ जो इक़दाम करते हैं ये उसी तरह की एक राइवलरी है जिसमें एक दूसरे के सामने वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।